हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हम लोग ने हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ रखा था, इसीलिए अब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो हमारे ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है वो है इंडिया एंड द लोकेशन। मतलब कि हम बात करेंगे इसमें कि इंडिया कितना बड़ा है, कहाँ से कहाँ है, इंडिया दुनिया के मैप में कहाँ पड़ता है, ग्लोब्स में कहाँ पड़ता है, और इंडिया का जो साइज है, लोकेशन है, वह कैसा है। तो कहता है इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, कि इंडिया इतिहास एक ऐसा सिविलाइजेशन है जिसका महत्व इतिहास में ज़्यादा है। हम लोग को पता है कि सबसे पुराने इतिहासकारों में अगर हम अपने वर्ल्ड को देखेंगे तो दो सबसे पुराना इतिहास किसी देश का है तो वो दो का है। एक इजिप्ट जहाँ पे पिरामिड है, और दूसरे जिसे मेसोपोटामिया कहा करते थे, और दूसरा हड़प्पा संस्कृति। इसी की वजह से इंडिया का जो हिस्ट्री है, इंडियन सिविलाइजेशन, वो काफ़ी पुराना है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड। कहता है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ पाए, बहुत सारे तरीके का, चाहे वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, चाहे सोशल प्रोग्रेस हो। पिछले 50 सालों में इन्होंने काफ़ी तरक्की की। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कि साथ में उन्होंने जो भी प्रगति की आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, इसके अलावा इन्होंने और कई फील्ड ऐसे हैं जिसमें काफ़ी प्रगति की, जैसे खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, और पूरे को मिला करके अपने आर्थिक जो उनका आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंडिया का, वह काफ़ी ज़्यादा रहा। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री। साथ में इंडिया ने अपनी तो तरक्की की, साथ में इंडिया ने दुनिया के तरक्की में, दुनिया के इतिहास में भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया। ये तो हो गया इंडिया का ओवरव्यू। अब बात करते हैं इंडिया है कहाँ, लोकेशन की बात। तो इंडिया काफ़ी वास्ट कंट्री है, काफ़ी फैला हुआ कंट्री है। इसका जो टोटल अगर हम देखेंगे, इसकी चारों तरफ ये किधर से किधर है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में मेनली यह पड़ता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर किसे कहते हैं? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक मिनट रुक जाइए। तो यह जो है, यह हमारा इक्वेटर है। यह इक्वेटर के ऊपर वाले चीज़ को नॉर्थन हेमिस्फीयर, और यह नीचे वाले साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया अगर आप देखेंगे तो इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, जो कि इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो यही कहता है कि इंडिया जो मेनली है वो हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है। और अगर लैटिट्यूड की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। मतलब क्या, यह देखिए, यह इक्वेटर है, इक्वेटर से यह एक रेखा सीधी जाती है, और एक ये। तो यह जो सीधी रेखा जाती है यह क्या कहलाती है, बताइए यह क्या कहलाती है? इसके अलावा यह जो है, देखिए, इसको दो भाग में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहते हैं इसे। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वह क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। जबकि लॉन्गिट्यूड की बात कर लें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो यह हो गया इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, आपने पिछले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़े तो हम आगे और अच्छे से भी देख सकते हैं इसे। अभी सिर्फ इंडिया की बात कर लें तो इंडिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर लें तो लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, जबकि लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे आपने देखा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? देखिए, इंडिया से होते हुए यह जो जाती है, यह बीच वाली रेखा, यह रेखा इंडिया से होते हुए ऐसे करके निकलती है। तो ऐसे करके निकलती है तो टोटल 7 स्टेट को मिलती हुई इंडिया को क्रॉस करती है। तो यही कहता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यह 27 डिग्री 30 नॉर्थ में, 30 मिनट नॉर्थ में, वह क्या कहती है कि इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। यह क्या है, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। वो कैसे, देखिए, यह जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट टू द मेन लैंड। तो देखिए,
साउथ ईस्ट किधर पड़ता है, इस साइड, और साउथ वेस्ट किधर पड़ता है, इस साइड। तो यह जो लाइन है, या इसको मेनलैंड की बात कर लें तो देखिए ये और ये भागों में बांट रही है, वही वो कहता है। तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में मेनलैंड में बांटती है। जबकि इसके अलावा भी बात करें तो हमारे पास बीच में कुछ बे ऑफ बंगाल है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में है, जबकि अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप अरेबियन सी में है। तो अगर आप इन सभी को देखेंगे ना, तो वैसे तो एटलस में आपके घर पे होगा, तो एटलस में अगर आप इसको खोजिए तो अच्छे से मिलेगा। नहीं तो अगर हम इस फिगर में दिखाएं तो देखिए इस फिगर में जो होता है वो अंडमान एंड निकोबार समूह यहाँ पे पड़ता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जबकि लक्षद्वीप हमारा यहाँ पे पड़ता है। इंडिया का जो सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट था वो यहाँ पे था किसी समय में, लेकिन अब क्या है, चूंकि यह अब डूब चुका है, यह 2004 में कि 2008 में यह एरिया इंडिया का जो सबसे साउथर्न पॉइंट था, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते थे, वो अब डूब चुका है। तो यह हो गया लोकेशन कि इंडिया पड़ता किधर है। अब अगर साइज की बात कर ले तो यह जो लैंड मास है ऑफ इंडिया का, यह एरिया लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब हम इसके एरिया की बात कर रहे हैं कि वह 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होगा, जो कि इंडिया का टोटल एरिया अकाउंट जो है वह लगभग 2.4% है टोटल वर्ल्ड के। मतलब टोटल जितने भी भूमध्य भाग है वर्ल्ड को, मतलब इन सारे 7 महाद्वीप को जोड़ने के बाद जितना एक ज्योग्राफिकल एरिया बनेगा, मतलब क्या कि जो भूमि भी एरिया बनेगी उसका 2.4% इंडिया के पास है। तो यही ये कह रहे थे। तो फ्रॉम द फिगर 1.2 ऊपर वाले फिगर से यह क्लियर हो रहा है कि इंडिया पूरे आदमी में 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। आपने पढ़ा ही होगा, सबसे लार्जेस्ट कंट्री हम लोग रशिया को मानते हैं, ऐसे ही करके फिर चाइना है, फिर इधर नॉर्थ अमेरिका है, इस तरीके से चलता है। तो सबसे 7th लार्जेस्ट कंट्री हम लोग इंडिया को मानते हैं। इंडिया के पास क्या है, लैंड बॉर्डर है जो कि लगभग 15,200 किलोमीटर का है, जो कि टोटल कोस्ट लाइन का कोस्ट लेंथ है और किसका, मेनलैंड का, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज दिस। देखिए अगर आप इंडिया के फिगर को देखेंगे ना, तो इस फिगर में देखिए यह जो एरिया है, यह एरिया टोटल कोस्ट लाइन पूरे इसका बॉर्डर 15,000 समथिंग है, जबकि यह जो कोस्ट लाइन मतलब जो रेखा है, जो सीमा पानी से मिलाती है, इधर से लेकर के ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है, और यह जो अंडमान निकोबार है इसके जो कोस्ट लाइन है वो, और लक्षद्वीप के कोस्ट लाइन, ये सारे मिला के लगभग कितना हो जाता है हम लोग का कोस्ट लाइन, 7,516.6 किलोमीटर। तो इंडिया जो है काफ़ी यंग फोल्ड माउंटेन जो नॉर्थ वेस्ट में है, ज़्यादातर यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन किसे कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि यंग फोल्ड माउंटेन किसे कहते हैं, युवा मतलब हिमालय, हमारे नॉर्थन साइड में जो हिमालय है उत्तर वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, उसे यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। मतलब वह फोल्ड माउंटेन जो बढ़ते जा रहा है, जिसकी ऊंचाई दिनों दिन बढ़ते जा रही है, तो ऐसे माउंटेन्स को यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। जबकि साउथ की बात कर ले तो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में क्या होता है, एक टेपर और एक्सटेंडेड टुवर्ड द इंडियन ओशन। यह किधर से किधर की तरफ, साउथ की तरफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में टेपर से होते हुए इंडियन ओशियन तक चलता है, डिवाइडेड इनटू 2 सी। और वह क्या करता है, इंडियन ओशियन को 2 भागों में बांटता है, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। मतलब आप अगर इसी इमेजिन करिए कि यह इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, तो इस साइड क्या करता है, यह टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा वाटर है, उसमें इस साइड अरेबियन सी है और इस साइड हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो यह जो टेपर है इंडिया का, यह क्या करता है, इस पूरे वाटर बॉडी को 2 पार्ट में बांट रहा है, एक अरेबियन सी और एक इंडियन ओशन। तो ये बता रहे हैं। लुक एट द फिगर, जैसे कि आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं 1.3 में नीचे आएगा, आप देखेंगे कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है मेनलैंड का वह लगभग 30 डिग्री का। हमने अभी ऊपर में देखा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितने का था, वह 30 डिग्री के डिफरेंस में आता है। तो इस चीज को देखते हुए ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर दैन द नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड। हमने अभी देखा है कि इंडिया कैसे है,
इंडिया ऐसे करके जाता है, ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे करके नीचे आता है, फिर ऐसे करके पूरा बनता है। देख लीजिएगा। तो इधर ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक के, मतलब ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक का जो इसका फैलाव है वह एज कंपेयर टू नॉर्थ टू साउथ छोटा है। वह ये बताना चाह रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि इंडिया का जो ईस्ट से वेस्ट तक है वह नॉर्थ साउथ से काफ़ी छोटा है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, या वेस्ट टू ईस्ट की बात करना है, सबसे वेस्ट साइड में गुजरात है जबकि सबसे ईस्ट साइड में अरुणाचल प्रदेश है। देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर। अगर आप देखेंगे तो यह इस दोनों के, यहाँ के दोनों के बीच के लैटिट्यूड, चूँकि आपने पढ़ा होगा कि हम लोग का यहाँ समय किस पे निर्धारित करता है, हमारे दूरी पे, इक्वेटर से 0 डिग्री से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे आधारित करता है। तो हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितने के डिफरेंस पे है? लगभग 30 डिग्री। लेकिन अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, तो इन दोनों के बीच का टाइम गैप जो देखेंगे वो लगभग 2 घंटे का हो जाता है। इसीलिए जो कहता है कि टाइम अलोंग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया का है वह कितने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, जो मिर्जापुर से पास करता है उत्तर प्रदेश में या इलाहाबाद के नज़दीक में। तो हमारा जो टाइम मेरिडियन है वह उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर में। इस टेकन एज ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, उसे स्टैंडर्ड टाइम हम लोग अपने यहाँ मानते हैं। आपने पढ़ा होगा कि बस कितने ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे 2-2, 3-3 स्टैंडर्ड टाइम होता है। आप अगर रशिया को देखिएगा तो रशिया के पास कितने टाइम है, आप बताएंगे इस क्वेश्चन को कि रशिया के पास कितने स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो लैटिट्यूड एक्सटेंडेड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड लाइट, क्योंकि लैटिट्यूड के बढ़ने या घटने की वजह से दिन और रात में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, अगर आप दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे तो आप क्या देखेंगे, एज यू मूव फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, देन तब आपको यह चीज खोजना है कि वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वहां सेलेक्ट है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। वाई द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। यह 2 क्वेश्चन है, इसके बारे में आप बताएंगे। इंडिया और अब वर्ल्ड की बात कर लें। यह तो हो गया कि इंडिया के बारे में। अब अगर हम वर्ल्ड को देखें तो क्या होगा कि इंडिया का जो लैंड मास है वह क्या है, सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया का। अगर आप एशिया, पूरे इंडिया को देखेंगे तो एशिया जहाँ से जहाँ तक है, 1 मिनट में दिखाई दूँ एशिया कहाँ से कहाँ। देखिए इसमें आप अगर देखेंगे तो यह जितने भी ये कलर्ड वाले हैं ये एशिया है। तो इस एशिया में इंडिया को देखिए, इंडिया को अगर आप यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, यह इंडिया लगभग ऐसे बांट रही यहाँ पे है। तो एशिया को यह 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में लगभग बांट रही है। तो वही वो बताना चाह रहे हैं कि इंडिया का जो लैंड है वह एशिया को क्या कर रहा है, 2 पार्ट में, ईस्ट और वेस्ट ईस्ट में बांटता है। इंडिया इज साउथ ईस्ट के एक्सटेंशन ऑफ एशियन कंटिनेंट। एशिया के साउथ ईस्ट पॉइंट में इंडिया आता है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, और इंडियन ओशन का जो रूट्स है वह यूरोप को भी कनेक्ट करता है वेस्ट में, जबकि ईस्ट एशिया कंट्रीज को भी कनेक्ट करता है। और जिससे क्या होता है कि यह स्ट्रेटेजिकल सेंट्रल लोकेशन हो जाता है इंडिया के लिए। कौन सा, हमारा इंडियन ओशन। तो इससे क्या पता चला कि डेक्कन पेनिनसुलर जो है वह प्रोट्रूज इनटू द इंडियन ओशन। डेक्कन प्लेट्यूज पेनिनसुलर कहाँ से मिलता है, इंडियन ओशियन से मिलता है। इसीलिए इंडिया को काफ़ी इससे मदद होती है वेस्ट एशिया में कांटेक्ट बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जितने भी हमारे सामान हैं वो सब एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। तो बाय वाटर हम लोग जानते हैं कि बाय बोट या फिर बाय सी काफ़ी हम लोग कंफर्टेबल एंड मीन्स काफ़ी सस्ता पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट इंडिया से जितने भी कॉमर्शियली या जितने भी ट्रेड करते हैं वह पाया इंडियन ओशियन कर सकते हैं। साथ ही इंडिया क्या करता है, अफ्रीका, यूरोप, वेस्टर्न कोस्ट, साउथर्न ईस्ट एशिया, ईस्टर्न कोस्ट, इन सभी से इंडिया का और कोई कनेक्ट करता है तो वह पेनिनसुलर रीजन है। तो
तो नो अदर कंट्री, जैसे आप यूरोप जाना चाहें तो यूरोप जाने के लिए आप गुजरात की तरफ से या महाराष्ट्र की तरफ से जा सकते हैं, जबकि हमको अगर ईस्ट एशिया जाना है, जैसे जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, चाइना, तो हम लोग ईस्ट साइड से चलते हैं, मतलब कोची, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, इन सभी कोस्टल एरिया से जा सकते हैं। नो अदर कंट्रीज हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज इंडेड है। कैसा है कि इस इंडियन ओशियन में जितना बड़ा इंडिया का कोस्ट लाइन है उतना बड़ा और किसी भी देश का नहीं है, जिसके वजह से इट इज इंडियाज इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन, जिसके वजह से इंडियन ओशियन में इंडिया का जो वर्चस्व है काफ़ी ज़्यादा है, विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ द ओशियन आफ्टर इट, जिसी की वजह से इस ओशियन का नाम इंडिया के नाम पे रखा गया है, इंडियन ओशियन। यहाँ पे एक बात है कि स्वेज कैनाल, देखिए स्वेज कैनाल क्या था, इंडिया और यूरोप के जो पहले 1869 में वहाँ का डिस्टेंस हुआ करता था वह काफ़ी ज़्यादा था, तो इस डिस्टेंस को यूरोप से जो ट्रेड करने वाले अंग्रेज आए तो उन्हें आने के लिए, अगर आप इस मैप में देखेंगे तो इस मैप से अच्छे से पता चलेगा, देखिए इस मैप में दिखाता हूँ, तो देखिए हम लोग के यहाँ इंडिया के पास आने के लिए यूरोप वाले ये सब थे, ये इन्हें आने के लिए पहले क्या करना पड़ता था, ऐसे करके ये आते थे, ऐसे करके, या फिर इन्हें या तो ऐसे करके घूम के आना पड़ता था, लेकिन वो ज़्यादातर यूज इसी रूट को करते थे, तो इस रूट से आने के लिए भी इसको काफ़ी टाइम लगता था। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस बीच में एक कैनाल खोद लिया, मतलब एक यहाँ पे अगर आप अच्छे से अपने यहाँ एटलास है उसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक कैनाल है, मतलब कैनाल कहते हैं कि जब दो वाटर बॉडी, कोई वाटर बॉडी को मिलाने वाली जो नहर होती है उसे कैनाल कहा जाता है। तो ये जो कैनाल था ये खोला गया सुएज कैनाल, इसे क्या है, जिससे क्या होगा, यूरोपियन को अब आने के लिए ज़्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं पड़ी, वो बस ऐसे करके ऐसे आ जाते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, इससे यूरोप और इंडिया के बीच का जो डिस्टेंस था वह लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गया, वही सुएज कैनाल का किया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखना चाहें तो ये रशियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के भूलैंड के बारे में बता रहा है। देखिए ये है हमारा, हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में सबसे पहले कहाँ पे पढ़ा था, देखिए ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के ईस्ट से लेकर के 797 डिग्री 25 डिग्री मिनट ईस्ट तक है, जबकि नॉर्थ की बात कर लें, नॉर्थ की बात कर लें तो देख लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के इतना तक है। तो यही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। देखिए मैंने पहले बताया इंडियन ओशन इसके दाएं साइड में और लक्षद्वीप यहाँ पे है। तो ये मैप हमें बताता है इंडिया के लोकेशन को। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या करता है, इसको बीच से काटता है, और यही है इक्वेटर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यही है। तो ये हो गया इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, साइज क्या है, लोकेशन क्या है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए इंडिया इंटरनेशनल हाईवे ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए होता क्या था, चेन्नई, मुंबई, तो पहले जो आया करते थे वो इधर था, हमारे आती है यूरोप वाले। तो यूरोप वाले क्या करते थे, ऐसे करके आते थे। तो यही रेड सी और साइप्रस को मिलाने वाली कैनाल ये क्या थी, सुएज कैनाल थी। आगे बढ़े तो इंडिया कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड have continued through age, but her relationship through the land route are much older than the Meridian contact। कि इंडिया का जो कांटेक्ट है वर्ल्ड के साथ वह जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बढ़ते चला गया, लेकिन लोगों के साथ उनका जो कांटेक्ट था, मतलब लोगों के साथ जो उनका ट्रेड था, वह ऑन द बेसिस ऑफ लैंड रूट काफ़ी बेहतर था मेरिडियम कांटेक्ट से। The various passes across the mountain in the north have provided passage to the ancient traveler। बहुत सारे पासेज जो हमारे नॉर्थ माउंटेन पे बने हुए हैं वह जो पुराने एंशियंट जो इतिहासकारी ट्रेवलर्स थे उन्हें आने का रास्ता देते थे, जैसे फायान, हीनयान, आपने काफ़ी पढ़ा होगा, चाइना से आने वाले थे। Will the ocean restricted such interaction for a long time? उस समय तक यह जो ओशियन रिस्ट्रिक्शन था वह काफ़ी ज़्यादा दिनों तक
बना रहा, मतलब लोग ओशियन से कम ट्रेवल किया करते थे। दीज रूट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटीज सिंस द एंशिएंट टाइम। और यह जो रूट है यह इंडिया को और दूसरे देश के साथ उनके आइडिया, उनके ट्रेड, उनके कम्युनिटी को इतिहास मतलब बहुत पुराने समय से बांटता रहा है। लोगों में जो आइडिया था उपनिषद का या रामायण का या फिर पंचतंत्र, ये सभी जितने भी इंडियन न्यूमरल्स हैं या फिर डेसिमल सिस्टम्स हैं, ये सभी वर्ल्ड के और पार्ट्स में इसी के द्वारा फैला था। यहाँ के जो मसाले हैं, मुस्लिन, अदर मर्चेंडाइज, जितने भी यहाँ के जो इंडिया वाले बनाया करते थे, चाहे वो कोई भी वस्तु का ही नहीं हो, वह दुनिया तक फैलाने का काम इसी रूट से किया जाता था। जबकि दूसरी तरफ ग्रीक का जो स्कल्पचर है या आर्किटेक्ट स्टाइल है, डोम, मिनरेट्स बनाना, वेस्ट एशिया, ये सभी और सारे दूसरे कंट्रीज में फैला इसी रूट से। देखिए ग्रीक का स्ट्रक्चर, यहाँ पे डोम की बात करें, आपने काफ़ी मकान देखी होगी, जो मकान ऐसे होते हैं, ये पिलर, लेकिन उसके ऊपर मंदिर के जैसे ऐसे बना रहता है गोल, तो यही डोम, यह स्कल्पचर ग्रीक का स्कल्पचर है, मतलब यह आया था ग्रीक वालों ने सबसे पहले बनाया था इसे। तो ये हो गया इंडिया का ट्रेड और रिलेशन। इंडियन नेबर्स की बात कर लें, मतलब हमारे पड़ोसी देश, तो इंडिया ऑक्यूपाई इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, मतलब साउथ एशिया में इंडिया का जो पोजीशन है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडिया में लगभग 28 स्टेट है, चूँकि यह पुराना है लेकिन 29 था, फिर से 28 हो गया, और 9 यूनियन टेरिटरी है, मतलब नया है। 9 यूनियन टेरिटरी आप लोगों ने सबने देखा होगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इंडिया शेयर्ड इट्स लैंड बॉर्डर विथ लैंड बॉर्डर, अगर दूसरे कंट्री की बात कर ले तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट किधर है आपने पढ़ा होगा, ये तो ये नॉर्थ और ये साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जबकि चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश ईस्ट में। जबकि साउथ इन नेबर की बात कर ले तो यह 2 आइलैंड को सी को कांटेक्ट करता है, जिसे क्या कहते हैं, सभी को पता है इसका नाम। देखिए इसमें भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। सी लैंड से श्रीलंका और मालदीव, मालदीव कहाँ है, देखिए यह पाकिस्तान, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यह हमारा अफगानिस्तान, यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से मिलता है हमारा अफगानिस्तान। ये चाइना, नेपाल, भूटान, या हमारे नॉर्थ ईस्ट में। जबकि ईस्ट की बात कर लें, म्यांमार, बांग्लादेश। साउथ की बात कर ले तो बाय द कोस्टल रीजन श्रीलंका देश एंड मालदीव देश। तो ये टोटल 7-8 कंट्रीज हैं। तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका और इंडिया को एक काफ़ी छोटा चैनल डिवाइड करता है, जिसे पाक स्टेट कहते हैं या गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं। जबकि मालदीव के जो आइलैंड है यह साउथ में है, किसके, लक्षद्वीप के। हमारा जो सबसे नज़दीकी यह एरिया है यह क्या है, लक्षद्वीप है। तो इंडिया हैज़ हैड ए स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ नेबर्स। तो कहता है कि इंडिया के पास काफ़ी मजबूत चाहे भौगोलिक या फिर ऐतिहासिक पड़ोसीज हैं। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ द एशिया, अगर आप एशिया के मैप की तरफ देखेंगे अपने एटलस में, तो आप इंडिया का जो स्टैंड है वह बाकी एशिया से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो आज शायद खत्म ही हो गया। तो बाकी बात क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आज आपके लिए SW है, आप सभी इसको बना के आएंगे, ठीक है।